Hi everyone, welcome back to your channel. So in this video, we'll be discussing some important question from polity and this is our part 2. Part 1 already upload हो गई है, तो जिन्होंने भी वो नहीं देखा है मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो पहले आप उस वीडियो के कवर करो और उसके बाद ये वीडियो पे आओ, क्योंकि उस वीडियो में भी मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करे हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ वीडियो। Our first question is, who appoints the member of यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आपको इसमें ये बताना है कि जो मेंबर्स होते हैं किसके, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनको अपॉइंट कौन करता है। एंड द ऑप्शंस आर एज फॉलो: ए लॉ मिनिस्टर, बी प्रेसिडेंट, सी प्राइम मिनिस्टर और डी चीफ जस्टिस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे क्या बोला है मैंने, यूनियन, ठीक है। तो जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, ठीक है, वो दो उसमें होता है, एक तो यूनियन के लिए और एक किस लेवल पे होता है, स्टेट लेवल पे, ठीक है। तो अगर यूनियन की बात करिए, जैसे इस क्वेश्चन में यूनियन का पूछा था, तो यूनियन की अगर बात करिए तो आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। लेकिन अगर मान लो स्टेट कमीशन का पूछा तब, तो जब अगर स्टेट कमीशन के मेंबर का पूछा तो उस टाइम पे जो आंसर होगा वो गवर्नर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है वो दो लेवल पे होता है, एक स्टेट लेवल पे और एक यूनियन लेवल पे। अगर स्टेट लेवल का पूछा है तब हो जाएगा गवर्नर, ठीक है, तो गवर्नर अपॉइंट करता है उसके मेंबर्स को। अगर यूनियन लेवल पे पूछा है तब हो जाएगा प्रेसिडेंट, ठीक है। और ये जो अपॉइंटमेंट है या फिर जो टर्म ऑफ ऑफिस होती है इनकी मेंबर की, जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है ना, उनके जो मेंबर्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट या फिर जो टर्म होता है, ठीक है, वो सारा कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, वो आर्टिकल लिखा गया है 316 में। तो 316 हमें क्या बताता है, एक मिनट, 316 आर्टिकल हमें ये बताता है अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स। अब जो ये मेंबर होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, ये जो अपना ऑफिस का जो टर्म होता है ना इनका, ये कितने सालों के लिए होता है, तो ये होता है 6 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो जो मेंबर होते हैं किसके, पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनका ऑफिस का टर्म कितना होता है, 6 ईयर, ओके। और एज कितनी होती है, अगर यूनियन की पूछेंगे तो एज हो जाएगी 65 ईयर्स, ओके। और अगर स्टेट लेवल पे पूछेंगे तो कितनी हो जाएगी, 62। तो 62 तक वो ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, कब, अगर स्टेट लेवल पे पूछा गया। और अगर यूनियन लेवल पे पूछा गया तो कौन से एज तक वो ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, 65 तक, ठीक है। और उनका टर्म कितना होता है, 6 ईयर्स होता है। तो आर्टिकल 316 में आपने क्या पढ़ा था, अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर, है ना। तो आर्टिकल 317 में क्या लिखा है, आर्टिकल 317 में पूरा रिमूवल प्रोसेस दिया है, ठीक है। तो जो ये मेंबर्स होते हैं किसके, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो इनका रिमूवल कैसे होगा, इनका रिमूवल तभी होगा बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर, ठीक है। प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे ही इनका रिमूवल हो सकता है, वो भी जब ये मिसबिहेव करेंगे, ठीक है, तभी। So our next question is, which among the following is the ex officio chairman of Niti Aayog in India? So the options are as follow: A president, B prime minister, C vice president or D finance minister. So the correct answer is prime minister, ठीक है। so सबसे पहले नीति आयोग का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, जो कि क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ओके। तो अभी मैं कुछ बैकग्राउंड बताऊंगी इसका, नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन का। अब ये कुछ एग्ज़ाम में नहीं पूछते हैं, बट आपको पता होना चाहिए, जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसका मतलब थोड़ा बहुत बैकग्राउंड तो पता ही होना चाहिए, राइट। तो सिर्फ नॉलेज के लिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ, एग्ज़ाम में आता नहीं है। तो जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी, ठीक है, जब मीन्स हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिला था, तो सबको ऐसा लगा कि हमें एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, है ना। तो जो कोई भी चीज़ हम करते हैं तो उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं कि ऐसा ऐसा हम करेंगे, है ना। तो ऐसे ही कंट्री को भी ऐसा लगा कि हमें एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए अगर हमें कंट्री में डेवलपमेंट चाहिए तो, ठीक है। तो एक प्लानिंग कमीशन बनाया जाता है, कौन सी ईयर में, 1950 में, ठीक है। और ये जो प्लानिंग कमीशन होता है ये 65 ईयर्स तक तो रहता है, ठीक है। पर 2015 में क्या होता है,
2015 में इसको रिप्लेस कौन कर देता है? नीति आयोग। ठीक है, तो नीति आयोग से पहले कौन था? प्लानिंग कमीशन, और अब न्यू इंस्टीट्यूशन बना दिया गया है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके, जिसका नाम क्या है? नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन हाउ मेनी वेज इंडियन सिटीजनशिप कैन बी लॉस्ट? एंड द ऑप्शंस आर एज फॉलो: A 1, B 2, C 3 एंड D 4। तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो इंडियन सिटीजनशिप होती है वो कितने वेज में, यानी कितने प्रकार में समाप्त हो सकती है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, दैट इज 3। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि इंडिया कैसे बना, तो यू विल बी आंसरिंग कि ब्रिटिश इंडिया था, और ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन हुआ जिससे 2 कंट्री बनी, दैट इज़ पाकिस्तान एंड इंडिया, है ना। तो ये जो पार्टीशन हुआ था, इसी के वजह से क्या हुआ? 10 लाख से भी ज़्यादा क्या हुआ? माइग्रेशन हुआ, पाकिस्तान से भी और इंडिया से भी। तो जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। ठीक है, एक तो इंडिया की टेरिटरी क्या होगी, और दूसरी इंडिया के सिटीज़न कौन होंगे। तो इसीलिए सिटीज़नशिप चैप्टर जो है वो हमारा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे हमें ये पता लग सकता है कि इंडिया के सिटीज़न कौन है प्रेजेंट में, और कौन कौन इंडिया की सिटीज़नशिप ले सकता है ना। तो अभी तक हमने ये क्वेश्चन में देखा था कि कितने वेज से हम इंडिया की सिटीज़नशिप लॉस कर सकते हैं, तो उसका आंसर क्या था? 3। तो 3 वेज से हम इंडिया की सिटीज़नशिप लॉस कर सकते हैं। तो ऐसे ही इंडिया की सिटीज़नशिप हम कितने तरीक़ों से ले सकते हैं? सो द आंसर विल बी 5। ठीक है, तो 5 तरीक़ों से हम इंडिया की सिटीज़नशिप ले सकते हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड हो जाएगा बाय बर्थ, सेकेंड हो जाएगा बाय डिसेंट, थर्ड हो जाएगा बाय रजिस्ट्रेशन, फोर्थ हो जाएगा बाय नेचुरलाइजेशन, एक मिनट, फोर्थ हो जाएगा बाय नेचुरलाइजेशन, और फिफ्थ तरीका हो जाएगा हमारा बाय इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। Our next question is, how many times has the preamble of constitution has been amended? तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है जो हमारा प्रियम्बल है उसको कितने टाइम हमने अमेंड कर रखा है, दैट मीन्स उसमें चेंजेस लाए हैं। ठीक है, सो द ऑप्शंस आर एज फॉलो: A 3 टाइम्स, B 2 टाइम्स, C 1 टाइम्स एंड D नेवर अमेंडेड। सो द करेक्ट आंसर इज 1 टाइम्स। तो अभी तक हमने प्रियम्बल में कितने टाइम अमेंड कर रखा है, मतलब कितने टाइम चेंजेस कर रखे हैं? सो आंसर इज 1 टाइम, है ना। तो वो भी कब किया था हमने? 1976 में। तो 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू हमने क्या करा था? 3 वर्ड ऐड करे थे। उन 3 वर्ड का नाम है सोशलिस्ट, socialist, secular and integrity। इंटीग्रिटी। तो हमने ये 3 वर्ड ऐड करे थे कब? 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ठीक है, तो हमने ये 3 वर्ड ऐड करे थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। Our next question is, which part of the Constitution relates with the directive principle of state policy? तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में डीपीएसपी के बारे में मेंशन है। सो द ऑप्शंस आर एज फॉलो: A पार्ट 3, B पार्ट 4, C पार्ट 1 एंड D पार्ट 2। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, दैट इज पार्ट 4। तो पार्ट 4 में किसके बारे में? डीपीएसपी के बारे में। ठीक है, और आर्टिकल्स कहाँ से लेकर कहाँ तक है डीपीएसपी के? तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक किसके बारे में मेंशन किया है? पूरा डीपीएसपी के बारे में। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे जो डीपीएसपी का आइडिया है वो हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, या फिर किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है।
Our next question is, from which of the following are the fundamental duties adopted? So क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो आपने कहाँ से ली हैं, ठीक है. So the options are as follow: A. French Constitution, B. Indian Constitution, C. Spanish Constitution, or D. USSR. So the correct answer is option number D, that is USSR. तो USSR को अब क्या बोलते हैं? अब बोलते हैं रशिया. तो हमने कहाँ से ली है फंडामेंटल ड्यूटीज़? रशिया से, ठीक है. और फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से आर्टिकल में है? तो वो है 51A में, ठीक है. उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुई थी? तो वो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है. तो इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड हुई थी. कौन से आर्टिकल में ऐड हुई थी? 51A, ठीक है. और टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? तो टोटल है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हर सिटीज़न ऑफ इंडिया को फॉलो करनी चाहिए. क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सी ऐसी कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी जिसके वजह से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया, ठीक है. तो वो कमेटी का नाम है स्वर्ण सिंह कमेटी, ओके. तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने 1976 में रिकमेंड किया था कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करनी चाहिए, ठीक है. और जो कि बहुत ज़रूरी होगा हमारे इंडिया के लिए, ओके. आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि कौन से आर्टिकल में ये ऐड हुआ था कि जो राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, वो एक फंडामेंटल राइट है. तो आपको नीचे ये बताना है कि कौन से अमेंडमेंट से ये चेंज हुआ था कि राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है. Our next question is, how many writs can be issued by Supreme Court? And the options are as follow: A2, B3, C5 और D6. इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कितने टाइप के रिट्स इशू कर सकता है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 5. तो जो हमारे हाई कोर्ट है और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है वो कितने टाइप के रिट्स इशू कर सकते हैं? 5 टाइप के, ठीक है. सबसे पहले रिट्स का मतलब क्या होता है? रिट्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुडिशियल पावर which are utilized by सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट. तो रिट्स क्या है? एक ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुडिशियल पावर हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट यूज़ करते हैं ताकि वो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर सकें. Thank you so much guys for watching this video. If you came here for the first time, do like, share and subscribe to our channel. And don't forget to share this video with other MNS aspirant.